और सर फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने चीन का सरकारी दौरा किया। उन्होंने चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ सिलसिलावार मुलाकातें भी की हैं। उनका ये जो हालिया दौरा है कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज जो है ना वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो इसाक डार साहब की भी मुलाकात हो रही है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से, और उससे पहले जो है वो आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका चाइना का दौरा हुआ है। और हमारे चाइना के साथ क्या ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल से हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं जी। और गहरे, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। और वो ये कि इस मरहले पे ही दौरा, और उसमें ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो भी बातचीत हुई है कम चाइना के साथ, अक्सर मुल्कों के साथ जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और उनके साथ भी और वैसे भी जो है वो बात कम बाहर आती है, जो कि मुनासिब होता है, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्कों के साथ जिनके हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात। और चाइना उनमें से एक है, उनमें से नहीं बल्कि चाइना मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए। सारी दुनिया के सारे मुल्क इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन मुल्कों के साथ, चाहे तुर्किया हो या सऊदी अरेबिया हो या चाइना हो या और बहुत सारी यूएई, कतर, बहुत से मुल्कों के साथ हमारे बड़े गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, आज़रबाईजान, और भी तवील फहरिस्त है, लेकिन ये चंद नाम जो मेरे ज़हन में फौरी तौर पर, तो ये दौरा है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे मतलब जो पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग है इस वक्त वो बहुत अच्छी जा रही है। जो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे जो अस्करी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अच्छा आप ये देखें, जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे नए मंदूब आए हैं, तो ये जब आ रहे थे, मुनीर अकरम साहब जा रहे थे, तो मैं उससे तो सोचता था मुनीर अकरम साहब जा रहे हैं तो ये मतलब वहाँ पे नए मंदूब आ रहे हैं तो वो पता नहीं कैसा। लेकिन अब देखें कि ये जो, चाहे वो ब्रसल्स हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा, जो हमारे, और उसकी एक वजह क्या समझ में आती है, उसकी वजह ये समझ में आती है कि ये सारे जो हैं ये कैरियर डिप्लोमेट्स हैं। और कैरियर डिप्लोमेट्स हैं चूँकि फॉरेन ऑफिस से जा रहे हैं, और चूँकि पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं है। माजी में तो ये होता रहा ना कि वहाँ पे एम्बेसडर इसलिए लगा दो कि वो मेरी लॉबी करे, पाकिस्तान के लिए बात ना करे। तो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आप देखें कि फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जाहिर है कि जो एम्बेसडर्स हैं उनका बड़ा, जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं या बरतानिया में हैं, ब्रसल्स में, बाकी मुल्कों में, बहुत से मुल्क में, क्या नाम लो, लेकिन ये कि चूँकि फॉरेन ऑफिस से लोग जा रहे हैं ना, तो उसकी और की कैपिटल्स जो हैं दुनिया के, तो उसकी वजह से आप देखें कि आपका फॉरेन ऑफिस भी फिर वो खुल के अपना परफॉर्म करता है ना, उसी हवाले से उनको पता होता है कि यार ये मतलब है कि वो फिर भरपूर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये फॉरेन ऑफिस हमारा बड़ा इस वक्त ज़बरदस्त एक्टिव है, और उसमें अब ये जो बैलेंसिंग है इस वक्त दुनिया में बड़ा मुश्किल है इस वक्त के, लेकिन पाकिस्तान सही जा रहा है उसमें। और चाइना के साथ वही बात हुई कि वहाँ पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी और मार्को रूबियो से भी क्या बात होती है, उसकी डिटेल्स, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो उसके बाद उस पर बाद में बात करेंगे कि वहाँ से क्या बयान या क्या बात होती है आगे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो आज की अलमनाक खबर है, अफसोसनाक और अलमनाक और शर्मनाक और दिल को दहला देने वाली खबर जो है वो ये है कि स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में से निकल गए हैं। जो मुज़ाकरात इसराइल के, कतर दरमियान में, सऊदी अरेबिया दरमियान में, और उन्होंने इटली से दोहा आना था और मामला फाइनल हो गए थे, हर चीज़ तय हो गई थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि रुकावट का सबब हो। लेकिन जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग आवर टीम फर्स्ट। अगर हम देखें तो उन्होंने ये मैसेज किया एक्स पे कि हम अपनी टीम को दोहा से बुला रहे हैं, कंसल्टेशंस लेटेस्ट रिस्पांस फ्रॉम हमास, जो कि लैक ऑफ डिज़ायर, हमास की तरफ से कोई इसमें डिज़ायर नहीं हो रहा,
और मीडिएटर्स जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमास जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। वी विल नाउ कंसिडर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। अब मुतबादिल हम रास्ते तलाश करेंगे होस्टेजेस को वापस लाने के लिए। अब मुतबादिल रास्ते क्या हैं ये वजाहत नहीं हुई। और ट्राई टू क्रिएट मोर स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर पीपल ऑफ गज़ा। इट इज़ अ शेम दैट हमास जो है उसने इस तरह सेल्फिश वे में एक्ट किया। एंड वी आर रिजोल्यूट इन सीकिंग एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, अ परमानेंट पीस इन गज़ा। अच्छा, अब ये तो हो गया उनकी तरफ से ऐलान, और वो दोहा आने के बजाय वो अमेरिका चले गए। अब उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे कुछ ही देर के बाद आगे पीछे, अब पूरी दुनिया तो इस पे हिल गई ना कि वहाँ पे तो बच्चे, औरतें, लोग, मतलब महीने साल गुजर गए वहाँ पे, क्या बचा है लोगों में। और मैं आपको ये बताऊँ, ये जो बच्चे बच भी गए हैं ना, जो अभी ज़िंदा भी हैं, ये नॉर्मल नहीं रहेंगे। मेल नॉरिशमेंट है ना, छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों में माजूरी, कमज़ोरियाँ, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, इनको आप फीड भी करेंगे ना बच्चों को, दोबारा अच्छा खिलाएंगे भी, तो एक ख़ास मरहले पे चूँकि तवील अरसे तक इनको ये मेल नॉरिशमेंट का शिकार रहे हैं, तो ये बच्चे जो हैं ये इनमें बहुत बीमारियाँ होंगी। और ये वहाँ पर जो है वो जिस तरह से बच्चों की हालत है इस वक्त, और बच्चों की डेथ 122 फाके से 122, अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले तक 122 बच्चे, औरतें और मर्द और लोग जो हैं वो दम तोड़ चुके थे फाके से। अब दरमियान में एक ही उम्मीद थी कि भाई वहाँ से स्टीव वित्कॉफ जो हैं वो आके और इस मामले को, क्योंकि देखिए 20 जनवरी को आना था ना, हलफ उठाना था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो 19 से इन्होंने कहा था कि मैं एक पहले से फौरी तौर पे, तो पहला मरहला हुआ, और पहले मरहले में तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन, वो दूसरा मरहला शुरू नहीं होना हुआ, क्योंकि अच्छा इस दौरान ये है कि ऊंच नीच भी बहुत आता रहा, लोगों का कत्लेआम जारी रहा, बॉम्बिंग होती रही, बहुत कुछ होता रहा। और लेकिन ये जो मामला थे ये तो सारे तय हो चुके थे। और उसमें जब स्टीव वित्कॉफ आए थे वहाँ पे एडन बॉयलर के साथ, तो उस वक्त उन्होंने जो वहाँ पे जब एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया था, एडम बॉयलर भी साथ थे इनके, और इनके साथ जो है, तो उस वक्त इन्होंने जो बात की थी हमास के लोगों से भी, और बाकी जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर से मुराद ये कि कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बाकी मुल्क, अरब मुल्क, जो सारी दुनिया इन्वॉल्व है इसमें, तो जो बात तय हुई थी वो तय हो गई थी। लेकिन ये है कि दरमियान में वो इसराइल, बहरहाल इसराइल है और उसकी लॉबी है और ये सारा। अब हुआ ये कि जैसे ही ये अफसोसनाक और एक मतलब सब हिल गई दुनिया, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये था कि वहाँ पर इसराइल के लोग मौजूद हैं, कतर के लोग मौजूद हैं, और स्टीव वित्कॉफ के बाद आ जाएंगे, और इन्हीं दिनों में ऐलान हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम डील के बिल्कुल करीब हैं, और मैं अभी इसी हफ्ते जो है वो ऐलान कर दूंगा डील का, कि डील से मुराद ये कि जंगबंदी का ऐलान होगा, परमानेंट होगी, और वो सारी जो बातें थी वो सारी हो गई। अच्छा, अब ये मामला ख़राब कैसे हुआ? अब ख़राब ऐसे हो गया कि वो जनाब उन्होंने कहा कि एक तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ के अंडर जो है सारी एड जाएगी गज़ा में, और ठीक है, लेकिन ये कि वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है उसका भी रोल होगा। उन्होंने कहा जी वो तो जहर देते रहे, मारते रहे, और ये तो मुखबिर हैं और लाइनों में खड़े करके दुनिया भर का मीडिया इनके बारे में रिपोर्ट दे चुका है। उन्होंने कहा उनका तो हिस्सा होगा थोड़ा सा, क्योंकि उनके साथ तो मामलात और ये वो। और दूसरी बात ये है कि इसमें वो फ़ौज जो है अभी रहेगी, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे भी कुछ इसराइल की फ़ौज रहेगी, और ये रहेगा, मतलब वो सारी बातें जो तय हो चुकी थी उनको वो जो है उड़ा दिया इसराइल ने, उड़वा या मतलब क्या हुआ अचानक, स्टीव वित्कॉफ जो हैं वो इसमें से पुल आउट हो गए। अच्छा, स्टीव वित्कॉफ उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें से पुल आउट हो रहा है। अच्छा, उसके साथ ही ये हुआ तो अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? जंग होगी, लोग मरेंगे, खाना जंगी होगी, होगा क्या? उसके साथ ही दूसरा जो मामला जो पिछले 24-48 घंटों में बात है वो ये हुआ कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसने 71-13 71-13 की अक्सरियत से एक बिल मंजूर कर लिया पार्लियामेंट ने, कि जिसमें मगरिबी किनारा भी
इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। मैं अभी गज़ा की बात नहीं कर रहा, मगरबी किनारा जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी सदर महमूद अब्बास है, वो सारा इलाका भी इसराइल का हिस्सा होगा। और यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल सेकंड, ठीक है, उन्होंने 71 और 13 के मुनासबत से ये करारदाद पास कर ली कि जी नॉन बाइंडिंग, लेकिन बहरहाल एक करारदाद उन्होंने पास की कि जी ये जो है ये वेस्ट बैंक भी हमारा हिस्सा होगा इसी दौरान। अच्छा, अब इसमें और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी नेतन्याहू जो हैं उन्होंने तो अपनी इलेक्शन की कैंपेन में ये ऐलान किया था कि जी मैं जब अगर मैं जीत गया तो मैं मगरबी किनारे पे कब्ज़ा करूँगा। मगरबी किनारा वो है जो दरिया उर्दन का, जो 1967 में जॉर्डन से ले लिया था और जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, सदर महमूद अब्बास। तो ये जो थर्ड स्लाइड है ना, रॉयटर्स, इसराइल नेतन्याहू अनाउंसेस पोस्ट इलेक्शन प्लान टू एनेक्स, ये 2019 में इन्होंने ये कहा था कि मैं इसने कहा था नेतन्याहू ने कि मैं मगरबी किनारा भी ले जाऊँगा, ठीक है। और ये फिर अगर NPR देखें 4th या NBC देखें 5th, तो ये बाकायदा जो है ये इन कोऑर्डिनेशन विद US, ये उस ज़माने की बातें हैं जब ये ट्रंप 1.0 का जिक्र है ना, ये पहली ट्रंप इंतज़ामिया में, तो उसमें ये बार बार ये बात करते रहे मौसूफ के मैं वहाँ से ले जाऊँगा। ये सिंबॉलिक है, ये जो करारदाद नॉट बाइंडिंग, लेकिन बहरहाल इन दिनों में ये करारदाद मंजूर होना भी कि मगरबी किनारा भी। अच्छा, अब इसके साथ ये हुआ फौरी तौर पे कि जो फ्रांस है, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान कर दिया कि फ्रांस जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करता है। अच्छा, अब आज़ाद रियासत तस्लीम करता है तो दुनिया के 193 ममालिक में से 193 अक़वाम मुत्तहिदा में जो ममालिक हैं, उनमें से 140 ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। 193 में से 140। तो इन्होंने जो है वो कहा, अच्छा इसमें से जो 2 मुल्क हैं वो तो आए हैं इसके बाद, यानी 7 अक्टूबर के बाद 2 मुल्क आए और वो हैं जमैका और बारबाडोस। ये 2 मुल्क जो हैं ये तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद उन्होंने फ़लस्तीन को मंजूर किया या तस्लीम किए। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया कि हम तो, अच्छा मगरबी जो यूरोप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्यूज़ हैं और वहाँ पे शहरी रहते हैं, और अक़वाम जो EU की जो रियासतें हैं, EU की रियासतों की जो बहुत सारी मुल्क जो हैं वो EU के 11 मुल्क पहले ही यूरोपीय यूनियन के फ़लस्तीन को मानते हैं आज़ाद रियासत। उसमें स्पेन है, बल्गारिया है, बाकी मुल्क हैं उसमें, तो 11 तो पहले ही मानते हैं 27 में से। अब रह गए जनाब, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप है, तो वेस्टर्न यूरोप में पहला मुल्क इन्होंने ऐलान किया प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कि मैं सितंबर में, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है जनरल असेंबली का, तो वहाँ पर मैं ऐलान करूँगा। और उससे पहले फ्रांस और सऊदी अरेबिया एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक को वो दावत दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया और फ्रांस कि जी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही ये हुआ, ये तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया और उधर से जो है वो इसराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से अभी ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी से मुराद ये बड़ा उसमें देखना ये है कि क्योंकि ये बहुत एक ऐसा सानहा इस वक्त रोनमा हो रहा है। ट्रिकी से मुराद है कि सानहा रोनमा, ट्रिकी ये कि उसमें ये ममालिक क्या करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है, उनके हुक्मरानों की, अवाम की तो हर एक को पता है, पब्लिक तो जो चाहती है वो हर एक को दुनिया में पता है हुक्मरान क्या करते हैं। अब जनाब ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान कर दिया
अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐलान किया तो उनका जनाब पूरी दुनिया में उनकी जो तारीफ और जनाब सऊदी अरेबिया की जानिब से और मुसलमान ममालिक क्या ये आगे उनका जनाब जो ग्राफ था वो जनाब शूट कर गया, मकबूलियत का ग्राफ शूट कर गया उनका। अच्छा, लेकिन साथ ही ये हुआ कि 100 अरकान पार्लियामेंट जो कि बरतानिया के 100 अरकान पार्लियामेंट से 100 से ज़्यादा, नॉट 100 बट 100 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने जनाब ये ख़त लिख दिया अपने वज़ीर आज़म को, और दोनों तरफ से यानी बाईपार्टिसन से कहते हैं ना, लेबर से और टोरीज दोनों तरफ से, और 100 से ज़्यादा एमपीज़ ने ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जो कुछ मैक्रोन ने किए आप भी करें, बरतानिया भी करे। मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। 11th 100 से ज़्यादा एमपीज़ ने साइन लिख दिया, साइन करके लेटर दे दिया कि आप भी उसी तरह करें जैसे मैक्रोन ने किया। अच्छा, और है भी लेबर पार्टी तो बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी हकूक़ की बात करती रही। अच्छा, अब जनाब और ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ये तेज़ी के साथ ये BBC 12th स्टैमर अंडर प्रेशर टू रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ठीक है। उसके बाद जनाब ये भी आ गए, उनके काबीना के वजीर भी आ गए, ब्लूमबर्ग 13th, बरतानिया के भी आ गए, उनके वजीर भी एक खुद के बीच में, उनके कैबिनेट मेंबर्स आ गए 13th, ब्लूमबर्ग। यूके कैबिनेट पुशेस स्टैमर ओवर बैकिंग ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। आप क्या करें, ठीक है। अभी मामला जो है ये यहीं तक था कि एक मुल्क के ऊपर जो है ना, उस मुल्क के ऊपर सवाल उठ गए कि ये जो पिछले दिनों 28 या 29 ममालिक ने, मगरबी ममालिक ने ख़त लिखा था फ़लस्तीनी रियासत के लिए और गज़ा पे जो इसराइल के मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़, उसमें जर्मनी क्यों नहीं था? और क्योंकि जर्मनी की जो चांसलर हैं, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, वो उनकी कोलिजन गवर्नमेंट है, उसमें जो अक्सरियत है वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं।